सोशियोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि सोशियोलॉजी आप अपनी +2 +1 में पढ़े हो, ऐसा तो नहीं है। आप इसे अपने चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हो, समझते आ रहे हो कि हमारे पास सोशियोलॉजी क्या होता है, समाज क्या होता है, फैमिली क्या होती है, हमारे पास जो किनशिप है वो क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, उसके अलावा जेंडर क्या है, हमने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आप सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पे आके आप उसे एक तरीके से एकेडमिक टोन में पढ़ रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने सोशियोलॉजी को पढ़ते हुए ये बिल्कुल नहीं देखना है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हमने यही समझना है कि हम सोशल रियलिटीज़ को समझ रहे हैं, हम समाज को पढ़ रहे हैं कि लोग कैसे इस चीज़ को देखने के नज़रिए अलग अलग कर सकते हैं, कैसे किसी ने एक पेन को समझने का जो तरीका है वो अलग अलग इन्वेंट करके रखा हुआ है, कैसे किसी ने फैमिली को समझने का तरीका अलग अलग इन्वेंट करके रखा हुआ है, कैसे किसी के सोसाइटी का जो दायरा है वो अलग अलग है। बस हमने इसी चीज को ही समझना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो हाँ जी, तो सबसे पहले है कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या है। तो सोशियोलॉजी हम समाज शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, इसका इंग्लिश वर्जन है सोशियोलॉजी। ठीक है जी, थोड़ा इसे मैं, हाँ, तो ये सोशियोलॉजी हमारे पास टर्म है, ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पता है, सोशो और लॉजी, क्लियर हो गया। सोशोस एंड लोगोस, सोशोलो सोशो बना है सोशस से, लॉजी बना है लोगो से, क्लियर हो गया यहाँ तक। देन ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, बट आ सकता है मैच द फॉलोइंग में कि सोशो वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, और उसका जो स्टार्टिंग जो वर्ड था वो क्या था। लाइक सोशो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन ना राजस्थान के क्वेश्चन में बना हुआ था, राजस्थान पीसीएस में था मेरे ख्याल से, कि फैमिलीज जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, और उसका जो शुरुआती जो वर्ड है वो क्या था, फैमिली आकर के था वो। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है कि सोशियोलॉजी हमारे पास लैटिन लैंग्वेज से बना है, और ऐसे आ सकता सोशो से बना है, जहाँ यू से बना है, जहाँ आई से बना है, जहाँ सी से बना है, ऐसे कुछ आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो टू वर्ड से मिलकर बना है सोशोस एंड लोगोस। इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो सकता है, सोशोस है और लोगोस है। हम एलजी का लेते हैं ना, मोबाइल भी लेते हैं हम, अपना फ्रिज भी लेते हैं, अपना टीवी भी लेते हैं, तो हम एलजी याद रखेंगे। तो बस एस से हम एल याद रख लेंगे। अगर जी यहाँ पे आ गई है ग्रीक लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज आ जाएगी। ये दिमाग में रख लेना है आपने। ठीक है, तो सोशोस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग सोसाइटी, ठीक है, समाज। लोगस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस, जैसे स्टडी करना, कि जहां पे हम लोगों का साइंटिफिक वे में साइंस के जरिए स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, दस द लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और द स्टडी ऑफ अ सोसाइटी, सिंपल। ठीक है, कि जहां पे हम सोशियोलॉजी का स्टडी, सोशियोलॉजी के अंदर समाज का स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कि सोशियोलॉजी हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है, दो लैंग्वेजेस से मिलकर बना, हमने पढ़ के आए हैं अभी, एक लैटिन लैंग्वेज है और एक ग्रीक लैंग्वेज है, क्लियर है हमें। ठीक है, बट एक थिंकर है जॉन स्टॉट मिल या फिर जे एस मिल, ये कहते हैं कि भाई ये ना नाजायज औलाद है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि दो लोगों, अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड कपल का ये नाजायज बच्चा है ना,
ऐसे कि दो लैंग्वेज से मिलके बनी है भाई, ये नाजायज बच्चा है, हम इसका ये नामकरण नहीं कर सकते हैं भाई। तो बट बाकी थिंकरों ने बोला कि ऐसा नहीं है, ये जो टर्म निकाला गया सोशोलॉजी बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, और ये रिप्रेजेंट भी करता है सब्जेक्ट को प्रॉपरली, है ना। तो सोशोलॉजी टर्म बहुत बढ़िया है। इन्होंने क्या बोला कि इसकी जगह पे आप ना इथोलॉजी ले लो सोशोलॉजी की जगह पे, ठीक है। बट लोग माने तुम है कौन, है ना, तुम कौन हो, हम तो ऑगस्ट कॉम्टे को जानते हैं, तुम कौन हो। तो उसने सोशोलॉजी बोला, सोशोलॉजी ही मानेंगे, बात खत्म, ठीक है। देन सोशोलॉजी का स्टडी ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी ग्रुप इंटरेक्शन, कि लोग कैसे मिलते हैं ग्रुप में, जो कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, जुड़ाव है, और जो रिलेशनशिप है कैसे बनता है, जो इश्यूज भी आते हैं वो कैसे आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अलग अलग मेथड लाइक सर्वे, इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं। अब आपको सिंपल आ गया ये चीज, ठीक है। बट इन एग्जामिनेशन क्या पूछेगा वो आपसे कि ग्रुप का डेफिनेशन किसने दिया है, या फिर सोशल ग्रुप के टाइपिफिकेशंस के अंदर ये जो टाइपिफिकेशन डायड थ्राइड वो किसने दिया है, सोशल इंटरेक्शन में जो सोशल एक्शन है वो किसने दिया है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसने दिया है, सर्वे के बारे में कौन से थिंकर ने बात करा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको टर्मिनोलॉजी के बेस पे, किस थिंकर ने क्या दिया है, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब सिंपल होता है कि आप जिस ग्रुप का स्टडी करना चाहते हैं, आप उस ग्रुप के साथ ही रह जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझते हैं, उनसे उनके बारे में उनकी कहानियों को सुनते हैं। दिस इज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। किसने दिया है, मेलिनोवस्की ने दिया है, याद रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। एक ही थिंकर है, बार बार आएगा, एक ही बंदे को मार्क करना है, मेलिनोवस्की, ठीक है। और इसके अलावा सोशल एक्शन, ये किसने दिया है, ये वेबर ने दिया है, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो इन जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं जैसे कि आप और हम लोग हैं, मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जानना फैमिली, इकोनॉमी, गवर्नमेंट और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है, कि ये लोग ऐसा एक्ट क्यों करते हैं, ये चीज ऐसी क्यों बनाई गई है ना, उसको समझने का इंटरेस्ट रहता है इन लोगों के अंदर, है ना, कि ये जो रिश्ते हैं, नाते हैं, वो कैसे बने, वो चीजों के बारे में जानना। बट एक होते हैं सिंपल वे में कि फैमिली क्या है जी, है ना, एक होते हैं क्रिटिकल वे में कि फैमिली ऐसा ही क्यों करती है, फैमिली कंट्रोल ही क्यों करती है ना, उन चीजों को समझने का भी काम सोशियोलॉजिस्ट ही करते हैं। इसके अलावा ये फैमिलीज, वर्क प्लेस, स्कूल्स, इंडिविजुअल सभी का स्टडी कर देती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके लिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ समाज का स्टडी करूंगी कि मैं सोसाइटी से बिलोंग कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये सभी का स्टडी कर देती है, ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पे हम वाइड रेंज ऑफ सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, क्राइम, इनइक्वालिटी, इनको भी समझते हैं हम। मर्टन के अंदर हम एक थिंकर है मर्टन, हमारे सब सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है मर्टन, ये भी क्राइम के बारे में और एनोमी के बारे में काफी बात करते हैं। हालांकि एनोमी के बारे में बात हमारे दरखिम भी करे हैं, ये क्वेश्चन दरखाइम, हाँ, वो हम जो बोलते हैं असेंट और जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग रह सकता है, दरखाइम या दरखिम कुछ भी, ठीक है। तो मर्टन और हमारे जो दरखाइम हैं, राइट, इन दोनों ने ही हमारे पास एनोमी के बारे में बात किया है, ठीक है। दिस इज एंड उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर क्या क्या रहता है, सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम यहाँ पे संरचनाएं, अब संरचना क्या होती है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर क्या है, तो इन द वे कि भाई जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, हायरार्कीज है, कुछ चीजें हमें मेंशन्ड हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। बट अगर हम सिंपल सा देखें, हमारी ह्यूमन बॉडी, इसमें 2 हाथ 2 पैर हैं, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर बच्चा ऐसे ही आता है, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर
ऐसे ही सोसाइटी के अंदर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, फैमिली का, रिलीजन का, इकोनॉमी का, एजुकेशन का, ठीक है, और पॉलिटी का, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि फैमिली में पहले पापा होंगे, फिर मम्मी, फिर चुन्नू मुन्नू बच्चे हो जाएंगे। रिलीजन के अंदर भी है कि पंडित जी होंगे, ग्रंथी होंगे, जहाँ हमारे पास जो मौलवी हैं वो होंगे, बाकी उनके फॉलोअर्स ऐसे रहते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर पहले पीएम होंगे, फिर सीएम होंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, स्ट्रैटिफिकेशन है, प्रॉपर चीजें हैं। एंड ये सब लोग आपस में भी काम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं। कैसे? फैमिली हमें बचपन से क्या सिखाती है? धर्म के अकॉर्डिंगली चलना, रिलीजन के अकॉर्डिंगली चलना। देन पढ़ो लिखो और बनो नवाब, मतलब कि जॉब करो। जॉब कहाँ आएगा? इकोनॉमी के अंदर आएगा। हमें एजुकेशन दिलवाती है, फिर हमें इकोनॉमी के बारे में बताती है। देन पॉलिटी आल्सो, ठीक है। सब लोगों का अपना अपना काम है, यस, मिलकर भी काम करते हैं, यस। अब इसको हम क्या बोल देंगे? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन सिंपल वे, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमें ग्रुप ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा है सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं, सोशोलॉजी जो है, इसके अंदर हम लोगों का इंटरेक्शन कैसे रहता है इनको भी देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी के साथ अलग अलग बिहेव करता है, कोई अच्छे से तो कोई कंपटीशन में, तो कोई गुस्से में, तो कोई प्यार से, ऐसा रहता है। तो ये जो भाव हैं, ये जो हमारे इंटरेक्शन के एक्शंस हैं, वो बनते कैसे हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2-3 थिंकर आते हैं, सिमेल हैं, वेबर हैं, टालकट पार्सन हैं, जो कि सोशल एक्शन के बारे में काफ़ी बात करते हैं, ठीक है। एंड इंटरेक्शंस के अंदर हमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन आता है, जिसको कॉइन करने वाले हमारे पास हैं ब्लूमर, एंड डेवलप करने वाले हमारे पास हैं मीट, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अगर हम सोशल एक्शन को देखें तो वही आ जाएगा हमारे पास वेबर, ठीक है, दिस इज। एंड इसके अलावा हमारे पास सिमेल आ जाएंगे, जो कि ग्रुप के बारे में बात करते हैं, सिमेल, डायट एंड ट्रायड। अब ये क्या है जी? ये ग्रुप हैं, ग्रुप के टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द साइज। मैं करवाऊंगी जब हम यूनिट 3 करेंगे, ठीक है। थोड़ा बता रही हूँ यहाँ पे आपको। तो डायट जहाँ पे 2 लोग होंगे, टायर्ड जहाँ पे 3 लोग होंगे, कॉम्प्लेक्स, दिस इज, ठीक है। उसके अलावा है सोशो इनइक्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन, जिसका हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, कि कैसे लोग अलग अलग लेवल पे रैंक्ड हैं, है ना, और आपस में इनडिफरेंट वे में रहते हैं, एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं, इनइक्वालिटीज हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग जो रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज हैं मिलती हैं, उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, जो हमारे पास यूनिट 5 के अंदर है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी के अंदर सोशल मूवमेंट्स, कास्ट, क्लास, इन्वायरमेंट के नाम पे जब हमें अलग अलग मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा है सोशल इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कि सोशली एक्सेप्टेड हैं, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। आपको डेफिनेशन आता है कि जो हमारे पास ऐसी चीज है जो कि सोशली एक्सेप्टेड है, रूल्स रेगुलेशन वहां पे मेंशन्ड है, उसे हम क्या कह सकते हैं? इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, या कुछ और, तो हम वहां पे लिखेंगे इंस्टीट्यूशंस। पेपर में क्वेश्चन आता है ये वाला भी, ठीक है। तो हमारे पास संस्थाएं क्या हैं? हमारी फैमिली, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर आल्सो आर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हैं सोशल प्रॉब्लम का ये स्टडी करता है, लाइक पॉवर्टी, क्राइम, डिस्क्रिमिनेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन सभी का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी को हमारे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो इसमें 2 चीजें आपने याद रखनी है।
एक हमारे पास है फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक हमारे पास है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, थोड़ा सा हम इसका जान लेते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या, तो फ्रांस में किंग था और उसकी क्वीन होएगी, ऑब्वियसली बात है। एंड उसके जो हमारे पास प्रजा के लोग, सिविलियंस होंगे, है ना, ये लोग होंगे, सिविलियंस होंगे। अब जनता हमारे पास है, ये किंग और क्वीन है, दो हमारे पास है। अब हो क्या रहा है कि ये लोग जो हैं इनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बाय द किंग और क्वीन। इनके ऊपर टैक्सेस लग रहा है, इनको जो बहुत ही कम वेजेस मिल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब कि महंगाई बढ़ रहा है, टैक्सेस लग रहा है। उसके अलावा जो नेचुरल क्लाइमेटीज हैं आ रही हैं, खेती बाड़ी इतना नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है, ऐसे कर बहुत सारी चैलेंजेस उस एरियाज में हमें देखने को मिल रही हैं। बट किंग और क्वीन जो है वो लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, भूखमरी है नहीं है, हंगर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। एक दिन क्या होता है कि इनमें से एक पर्सन जो है, एक पर्सन जाता है क्वीन के पास कि मुझे तुम खाने के लिए कुछ दे दो। क्वीन कहती है कि तुम ब्रेड मांग रहे हो, कुछ खाने के लिए मांग रहे हो, ब्रेड मांग रहे हो, तुम केक क्यों नहीं खा लेते। तो लोगों को लगा कि जब क्वीन को यही नहीं पता कि हमारे यहाँ पे फेमीन आ चुका है, मतलब कि अकाल पड़ चुका है, तो ये कह रहे तुम केक खा लो, हमारे पास खाने के लिए ब्रेड रोटी नहीं है और कि हमें केक खाने के लिए बोल रही है, तब लोगों में जो है अराजकता बोल सकते हैं, जहाँ गुस्सा है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो आ जाता है और फिर जो लोग इकट्ठे होके इस किंग क्वीन को मार देते हैं, जैसे कि अभी हुआ था नेपाल के अंदर। ठीक है, जनजी प्रोटेस्ट, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ। ठीक है, किंग और क्वीन को मार दिया गया। फिर यहाँ पे आया डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी जब हमारे पास आता है तो क्या होता है कि हमें कोई प्रॉपर लीडर नहीं मिल पाता है, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा पीएम सीएम, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास नहीं थी। इसके अलावा और भी सोशल इश्यूज, पॉवर्टी में लोग और गरीब होने लग गए हैं ना, बहुत चीजें यहाँ पे चैलेंजेस हमें देखने को मिले तब। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये 1789 टू 1799 तक चला, 10 साल तक। ठीक है, और 1789 में कौन जन्म लेते हैं, बर्थ होता है ऑगस्ट कॉम्टे का। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे, बहुत सारे इसके प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे का हमारे पास यहाँ पे जन्म होता है और वो फिलोसोफर रहे हैं। हालांकि जन्म से तो फिलोसोफर नहीं होंगे, बट बड़े होके पढ़ाई लिखाई करते करते फिलोसोफर बने। तो 89 में इनका जन्म है, 99 में फ्रांस फ्री होता है, डेमोक्रेसी आती है, उसके बाद चीजें काफी खराब हो जाती हैं और ऑगस्ट कॉम्टे देखते हैं कि भाई मेरे एरिया में काफी प्रॉब्लम चल रही है, इनका सोल्यूशन देने के लिए ना तो मेरे पास कोई इनका सोल्यूशन निकालने के लिए ना तो मेरे पास पॉलिटिकल सब्जेक्ट प्रॉपर काम कर रहा है, ना इकोनॉमी कर रहा है, ना एंथ्रोपोलॉजी कर रहा है, ना फिलॉसफी, ना साइकोलॉजी, ना कुछ और। तो मैं क्या करूं कि मैं इन सारी प्रॉब्लम्स का जो आ रही हैं मेरे एरिया में उसका मैं सोल्यूशन निकाल सकूं। फिर ये और इनके गुरुजी होते हैं, इनके जो टीचर हैं उनका नाम है सेंट सेमन। ठीक है जी, सेंट सेमन, ये दोनों मिलके जो है एक सब्जेक्ट बनाते हैं सोशो फिजिक्स करके। ठीक है, अगर सोशोलॉजी नहीं होता तो हमारे सोशोलॉजी का नाम सोशल फिजिक्स होता। ठीक है, या फिर इथोलॉजी होता है ना, इथोग्राफी जो पहले बोला गया था वो होता। ठीक है, अब होता क्या है, इन दोनों ने मिलके, ऑगस्ट कॉम्टे और सेंट सेमन ने मिलके सोशल फिजिक्स बना दिया। अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर ये अलग अलग हो गए कि तुम जाओ वहां, मैं जाऊं वहां। तो फिर हमारे ऑगस्ट कॉम्टे जो है अपनी किताब लिखते हैं 1839 38 39 के अंदर, पॉजिटिव फिलॉसफी करके। वहां पे सोशियोलॉजी टर्म दिए ये,
दे दिए। जिसके साथ हम ये जान गए कि हमारे सोशियोलॉजी के जनक या फाउंडर या फादर हमारे पास कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे हैं। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड होल स्टोरी ऑफ द कि कैसे सोशियोलॉजी का जन्म होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब हम समझते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कि भाई इसने क्या करा, कि ऐसा क्या कर दिया कि हमारे पास जो है ये चीजें आई, है ना, सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये इंग्लैंड में होता है, पहली बात, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो क्लोनिज्म है वो देखने को मिला। ब्रिटिशर जो हैं वो इंडिया में आते हैं, अपनी मार्केट को एक्सपेंड करते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं, वहाँ पे भी अपनी मार्केट एक्सपेंड करते हैं एंड धीरे धीरे वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथों में ले लेते हैं। अमेरिका भी इनके कंट्रोल में था, बट बाद में फिर चीज़ें सेट हुई और वो आज़ाद हो गए। फिर उसी को देख के हमारे इंडिया के लोगों ने भी जो है 1857 में अपना जो है फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंसी का जो संग्राम है, मूवमेंट है, शुरू किया था, ठीक है। तो अब हमारे पास है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके अंदर क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है। उन्हें वहाँ पे लोहा, आयरन इंडस्ट्री, कच्चा जो रॉ मटेरियल है, चीप लेबर है, मिलने लग गई। जब इंग्लैंड में ही शुरू हुआ ना, देखो अगर हमने कभी इंडस्ट्री लगाना होगा तो हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ रिवर्स हैं, रिवर के आसपास। अगर देखो दिल्ली यमुना किनारे है, चेन्नई भी रिवर के आसपास ही है, मुंबई भी आल्सो, हम पूना वाला एरिया समुद्र के आसपास, जहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर सके अपने प्रोडक्शन का, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, मार्केटिंग कर सके, और हम प्रॉपर पानी भी मिल सके। जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज है, चाहे वो चेन्नई बोलो, बेंगलुरु का एरिया बोलो, आप हैदराबाद कह सकते हैं, इधर दिल्ली वाला एरिया है ना, और इधर बाकी जो एरियाज हैं सब रिवर के आसपास के एरियाज ही हैं, ठीक है। अब रिवर के आसपास इंडस्ट्रीज बन गई, एक विलेज का पर्सन है और एक हमारे पास अर्बन का पर्सन है। थोड़ा आपको कहानी लगेगा कि क्या मैडम बता रहे हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के आपको विलेज, अर्बन, माइग्रेशन, है ना, डेमोक्रेसी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे चीजें क्लियर हैं कि क्यों एक पर्सन यहाँ से वहां जाता है, माइग्रेशन करता है, तो इजी हो जाएगा। तो विलेज से क्या हुआ कि पर्सन है, ये इसकी वाइफ है, इसके मम्मी पापा है, यहाँ पे चुन्नू मुन्नू यहाँ पे हो गए इनके, ठीक है। अब इसने क्या देखा कि अगर मैं अपने विलेज को छोड़ के अर्बन एरिया में जाऊं तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हाँ भाई मिल जाएंगे। तो पर्सन जो है यहाँ से निकल कर यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है जी। अब पेट्रियार्की था उस टाइम पे, यस। तो जब हमारा मेल पर्सन अपने घर को छोड़ के अर्बन एरिया में चला गया, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सिटी है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जब पर्सन यहाँ से यहाँ चला जाता है तो पीछे कौन बचा, उसकी वाइफ, उसके मॉम डैड, उसके बच्चे। अब जो वाइफ है सब कुछ कंट्रोल कर रही है, वाइफ डोमिनेट कर गई यहाँ पे, ठीक है। और जब डोमिनेट कर गई हमारी वाइफ, और उनकी वो जो वाइफ है डोमिनेट कर गई, तो फिर क्या हुआ कि जब जब हमारा जो पर्सन है वो अर्बन एरिया में जाएगा तो वो 6 महीने 1 साल के बाद ही आएगा। अब आफ्टर 1 ईयर हम मान लेते हैं पर्सन की वापसी होती है, आफ्टर 1 ईयर पर्सन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पर्सन जब यहाँ पे आया तो उसने क्या देखा कि उसकी जो वाइफ है वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, पैसा, देन खर्चा पानी, देन राशन, लोगों से मिलना जुलना, बाहर के लोगों को देखना, है ना, लड़कों से बात कर रही है, मतलब मेनी मोर थिंग्स हो गई। तो ये चीजें हुई तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, बिकॉज एक वाइफ एक चार दीवारी के बाहर कैसे जा सकती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, यस। डाइवोर्स बढ़ा, यस। अगर ये पर्सन यहाँ जाता है, ये पर्सन यहाँ जाता है तो कई बार ऐसा होगा कि अपनी वाइफ को भी साथ ही ले आएगा, चुन्नू मुन्नू साथ ही ले आएगा, उसके जो पेरेंट्स हैं वहां पे रह जाएंगे, तो न्यूक्लियर फैमिली बननी शुरू हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गए, हस्बैंड के बाहर हैं, वाइफ के भी अपने घर के आसपास चली रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इनका सोल्यूशन कौन निकाले भाई, कुछ है ही नहीं हमारे पास।
इसीलिए हमारे पास सोशियोलॉजी का जन्म होता है, उसका फाउंडेशन होता है, ताकि हम इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। डोमेस्टिक वायलेंस है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज है, वेज का प्रॉब्लम है, देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास सोशियोलॉजी आता है। आगे हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ऑगस्ट कॉम्टे को हम क्या कह देते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है जी। क्योंकि नाम दिया था नहीं, अपना ये कंट्रीब्यूशन दिए हैं इसको बनाने में, इसको स्टैब्लिश करने में, ठीक है जी। देन हमारे पास जो सोशियोलॉजी है ये फॉर्मल सब्जेक्ट बनता है इन 19 सेंचुरीज के अंदर, ठीक है। और देन हमारे पास जो दो चीजें हुई, दो इवेंट्स हुए थे, वो क्या थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है कि जो हमारे पास रिजल्ट आए आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें कोप अप कैसे करना है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो चीज हमारे पास नहीं थी। तो इसीलिए हमारे पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आया, ठीक है, जो इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। इंडस्ट्री में हमारे पास सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, मशीनें आ गई है ना, प्रोग्रेस बढ़ा, बट प्रॉब्लम भी आई। प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, ओवर क्राउडेड सिटीज आ गया, पुअर लिविंग कंडीशंस आ गया, इनइक्वालिटीज राइज हुआ है ना, और उसके अलावा भी हमारे पास मैनी मोर प्रॉब्लम, एंड उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास सोशियोलॉजी आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आल्सो, कि भाई यहाँ पे किंग और क्वीन थे और अपने वो लग्जरी लाइफ को जीते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके लोग कैसे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो फिर जब वो लोगों ने अपने किंग क्वीन को मार दिया, देन जो हमारे फिलोसोफर हैं, अच्छा, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हमारे अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट हैं, सब फिलोसोफर रहे हैं। अब जिस मर्जी को देख लो, वो सारे के सारे ही फिलोसोफर हैं, बाद में सोशियोलॉजिस्ट बने हैं वो, ठीक है। इसलिए मुझे ये चीज लगती है क्लियर पता, कि जो फिलोसोफर हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, सबका क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं, इसीलिए वो इन्वेंशंस भी करते हैं। और उसी के चलते ऑगस्ट कॉम्टे फिलोसोफर रहे हैं एंड उन्होंने सोशियोलॉजी को इन्वेंट किया, ठीक है। दिस इज, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर हम जो चेंजेस आ रहे थे वर्ल्ड में, उसका भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हाँ जी, तो अभी हमारे लिए ये नया फील्ड है, एक नया सब्जेक्ट है, कि इसको हम बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। चीज़ें पहले हम कास्ट क्लास को देखते थे, अब हम इसके डिजिटल को देख रहे हैं, ठीक है, साइबर को देख रहे हैं, एलजीबीटी को देख रहे हैं, जेंडर को देख रहे हैं। शिकागो स्कूल हमारे पास है, शिकागो स्कूल इज इक्वल टू जो अर्बन के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। हमारे पास ना अलग अलग स्कूल है, मैं क्लास लगाऊंगी आपकी एक, जहाँ पे हम सारे स्कूल्स के बारे में एक करेंगे, आइडिया लगाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से स्कूल्स हैं। स्कूल्स का मतलब है कि एक आइडियोलॉजी के पर्सन्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सिंथेटिक स्कूल है, अभी आएगा आपको, सिंथेटिक स्कूल है। ऐसे थिंकर जो सोचते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर हम पूरे समाज का स्टडी करेंगे, वो सिंथेटिक स्कूल से हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ इंडिविजुअल और उनके एक्शन, उनके पर्सपेक्टिव का स्टडी करेंगे, फॉर्मल स्कूल से आते हैं। ऐसे थिंकर जो कहते हैं कि हमने हर थ्योरी की आलोचना ही करनी है, क्या नेगेटिव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, वही देखना है, वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से आते हैं। एंड ऐसे थिंकर जो अर्बन एरिया के बारे में स्टडी करते हैं, कि वहां पे सिटीज का डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, क्राइम, इन्वायरमेंट, जो उनमें आते हैं, वो आते हैं शिकागो स्कूल से, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्कूल। आगे देखो तो सोशियोलॉजी स्टडीड एवरीथिंग रिलेटेड टू पीपल एंड देयर रिलेशनशिप, क्या फैमिली, क्या दोस्त, क्या ऑर्गेनाइजेशन, सभी का स्टडी कर देता है ये बच्चा, ठीक है। बहुत ही अच्छा से बोला भाला सा है, सभी को पढ़ देता है। और अगर आपने एक्चुअल में सोशियोलॉजी को पढ़ लिया, तो आप साइकोलॉजी वालों को मात पा दोगे, ठीक है। साइकोलॉजी वाले आपके माइंड को पढ़ते हैं, पर सोशियोलॉजी वाले आपके आसपास को, आपके कल्चर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सोशियोलॉजी को एक्चुअल में समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप किसी की बिहेवियर से आइडिया लगा पाओगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहा है,
उसका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, अब उन सभी के बारे में ऑटोमेटिकली आइडिया लगा लोगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी सब पढ़ लेते हो, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, तो सब कुछ जो भी आप सोच सकते हैं उन सभी का यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। बस शर्त ये है कि वो समाज से, वो लोग से, किसी व्यक्ति से लिंक होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हम कल्चर का स्टडी करते हैं, क्योंकि हम जैसे भी हैं उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, हमारा कल्चर, हमारा बिलीफ, हमारे ट्रेडिशन, हमारे वैल्यूज हैं। अगर अगर मेरी लैंग्वेज, अगर आपने समझना हो कि मैडम पंजाबी में बात करती हैं, ठीक है, अब मेरी पंजाबी लैंग्वेज को समझ के एक आइडिया लगा पाओगे कि अगर आपको पंजाबी का आइडिया है कि कौन से एरिया में कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है, तो उसको देख के आप आइडिया लगा पाओगे कि ये मैडम का ना बैकग्राउंड इस एरिया से है और इस एरिया के लोग कैसे, जनरल स्टेटमेंट। देन आप एक आइडिया लगा पाओगे कि मेरा बिहेवियर कैसा होगा। देन मेरे जो थॉट प्रोसेस हैं, किसी चीज़ को लेकर मेरा व्यू पॉइंट कैसा है, उसको देख के भी आप आइडिया लगा पाओगे कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है। मैं एजुकेशन को लेकर, पैसों को लेकर, जहाँ बात करो तो रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट रखती हूँ, उस चीज़ को देख के भी आप मेरे कल्चर, मेरे बिलीव, मेरे ट्रेडिशन, मेरे जो फैमिली है उनके बारे में आइडिया लगा पाते। तो आप यहाँ पे लोगों की कम्युनिकेशन, उनके बिहेवियर्स के बारे में आइडिया लगाते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं उनका। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम रूल्स, लॉज, स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है उनके बारे में आइडिया लगाते हैं। बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो कॉलेज भी है वो भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, उसमें रूल्स, रेगुलेशंस, स्ट्रक्चर हैं, प्रिंसिपल्स होंगे, देन प्रोफेसर्स लोग होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, क्लर्क होंगे, पीएन होंगे, मिलकर काम हो रहा है, कॉलेज चल रहा है। दिस इज चेंज एंड अडॉप्टेशन, हाउ सोसाइटीज इवॉल्व ओवर टाइम टू मीट न्यू नीड्स, ठीक है। जैसे हमारे कोविड-19 आया, राइट, एंड हम ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर शिफ्ट हो गए, तो वो चीजें, उनके बारे में समझना। देन हमारे पास है वन ऑफ द अर्लीस्ट जोलॉजिस्ट, हमारे पास है वेबर, ठीक है। वेबर हमारे पास जो हैं वो स्टडी किसके बारे में करेंगे, इंडिविजुअल, ठीक है। देखो एक हमारे ना वेबर हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक हमारे वेबर हैं, मैं ऐसे लिखती हूँ ना मेरे, एक हमारे पास वेबर हैं और एक दरखेम है, दरखेम, ठीक है, दरखेम। तो वेबर और दरखेम, तो वेबर हमारे पास जो है इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और दरखेम सोसाइटी के बारे में। बस ये सोसाइटी, हाँ, इट इज की डिफरेंस वेबर और दरखेम, कि जहां जहां सोसाइटी के बारे में बात आएगा, जहां जहां सोसाइटी के हार्मनी, स्टेबिलिटी के बारे में बात आएगा, वहां दरखिम को मार्क करके आओगे आप ऑप्शंस के अंदर। जहां पे इंडिविजुअल आएगा, उनके एक्शन आएगा, उनके अंडरस्टैंडिंग के बारे में आएगा, तो वहां वेबर को मार्क करके आओगे। दोनों ऑपोजिट हैं, कि जो वेबर बोलेगा वो दरखिम नहीं बोलेगा, जो दरखिम बोलेगा वेबर नहीं बोलेगा। यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। वेबर इंडिविजुअल के उनकी जो एक्शन है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके बारे में बात करेगा, और दरखेम समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने की पॉइंट दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको मैं ना कुछ दिखाऊंगी आपके PYQ, जहाँ पे आपको क्लियर होगा कि अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन के अंदर इस कीवर्ड को ही देख लूं तो आपको क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दरखेम होगा या वेबर होगा, ठीक है। आगे देखो तो हमारे पास है दरखेम। दरखेम हमारे पास सोशल फैक्ट और हमारे पास जो सोसाइटी है उनके बारे में काफ़ी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। वो कहते हैं कि सोशल फैक्ट का या सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर, मतलब कि सोसाइटी कैसा है वैसा हमारा इंडिविजुअल होगा,
ये बात ये कहना चाहते हैं। सोशो फैक्ट क्या होते हैं? मतलब जो मुझे जबरदस्ती मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे स्कूल, मेरे एजुकेशन के द्वारा मुझे मिलते हैं। कुछ वैल्यूज, कुछ बिलीफ, कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ थिंग्स जो मुझे मिलती हैं, कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं, लाइक मटेरियल एंड नॉन मटेरियल चीजें। ठीक है, वो जो मुझे मिलेंगी वो जबरदस्ती मिलेंगी, बिकॉज मेरा मन नहीं होगा पर मुझे वो मानना पड़ेगा। देन उसके अलावा क्या है कि ये मुझे बाहर से मिलेंगे, बिकॉज मैं तो है नहीं इतना माइंड कि मैं कुछ एक्सेप्ट करूँ अपने आप से, तो बाहर से मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करते हैं। और जैसे हमें चीजें सिखाई जाएंगी वैसे हम लोग होंगे। इसीलिए जो हमारे दरखेम है ये पूरे समाज के हार्मनी, स्टेबिलिटी, कंट्रोल के बारे में काफी बात करते हैं। उन्होंने रिलीजन का स्टडी करा, डिवीजन ऑफ लेबर का स्टडी करा, और बाकी चीजों का। हाँ, सुसाइड तो चलो है, वो अनदर पार्ट के अंदर है। ठीक है, और वहां पे भी यही बोले हैं कि सुसाइड जो है इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, सोशो एक्ट है। सोशो एक्ट है कि एक व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से सुसाइड नहीं करता है, समाज के प्रेशर में आके करता है। ठीक है, दिस इज। देन हमारे पास है सोशियोलॉजी हैज बिकम अ मेजर फील्ड ऑफ स्टडी इन 20th एंड 21st सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सोशल इनइक्वालिटी, सोशल चेंज, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हमारा आसपास का वर्ल्ड कैसा है, हमने डिसीजंस कैसे लेने हैं, अपनी जिंदगी के लोगों को समझना कैसे है, इन सभी के बारे में हम आइडिया लगा पाते हैं। ठीक है, एंड की इवेंट्स क्या क्या हुए हैं हमारे सोशोलॉजी के अंदर। तो फर्स्ट इज जो हमें देखने को मिला है, इट इज कि सोशोलॉजी जो टर्म है, हम ये कहते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने इसको अपनी किताब में दिया, तो हम सोशोलॉजी के फादर मानते हैं ऑगस्ट कॉम्टे को। बट सोशोलॉजी वर्ड किसी ने कभी तो लिखा होगा ना, वो है हमारे पास एमनुअल जोसेफस। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले सोशोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। हालांकि यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है, बट याद रखने के लिए है। ऑगस्ट कॉम्टे जो हमारे पास हैं, इनकी किताब है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। आपको मोस्टली जो किताब का नाम है पॉजिटिव फिलोसफी ही आता है। ठीक है, इनकी 6 वॉल्यूम्स हैं। अब वॉल्यूम का मतलब आवाज नहीं है, वॉल्यूम का मतलब है कि एक ही किताब के टाइटल की हमारे पास 6 अलग अलग किताबें आई हैं। ठीक है जी, दिस इज। आगे देखो तो 48 के अंदर हमारे कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त हैं फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल जो हमारे पास हैं, ये फेमिनिस्ट थिंकर हैं, याद रखेंगे जब हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो वहां पे इनकी एक किताब और एक थॉट जो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, वहां पे हमें ये थिंकर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किताब लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ये वाला किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में R की पावर 20, मतलब कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन 20 बार कि ये किताब किसने कब लिखी है। लिखने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कब लिखा, इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो सकता है? तो C से हमेशा हम 8 बनाते हैं और M से हमेशा हम 4 बनाते हैं। पर कैसे मैडम, हम C से 8 कैसे बनाएंगे? तो C ऐसे बनेगा, फिर C होगा, फिर C होगा, फिर C होगा, 8 बन जाएगा। M, एक M, 1 2 3 4, तो हम इस तरीके से M बना देते हैं। तो 4 M के लिए हो गया। कम्युनिस्ट C का हम 8 बना देंगे, M का 4 बना देंगे और फिर हम 8 लिख देंगे। तो 1848 के अंदर ये किताब छपा था। ऐसे ही मैंने आपको सारे थिंकरों की किताबें सीक्वेंस में और ईयर में याद करवा देनी है, ताकि आपको जिंदगी में कभी भी पढ़नी ना पड़े। ठीक है, और अगर आपने अभी आपका इनिशियली मूड है कि पढ़ना है सारी किताबों को सीक्वेंस में, तो मैंने यूट्यूब पे क्लासेस, जो मेरी पेड क्लासेस थी उनकी मैंने रिकॉर्डिंग्स वहाँ रख रखी है, जहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन करके कोर्स बनाया हुआ है। वहाँ पे हार्डली 6 मिनट की 5 मिनट की क्लास है, जहाँ पे मैंने एक एक थिंकर की किताब को सीक्वेंस में लगाना सिखाया हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं।
इन 1895 इमाइल दर्खिम की किताब है रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक है जी, कि कैसे हम अपने इन मेथड्स का यूज करेंगे सोशियोलॉजी के अंदर, मतलब कि कौन से मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन आया था आपको कि जो मेथड्स दरखेम ने इस किताब में लिखे हैं उसका यूज किस में करा है, तो वो है सुइसाइड, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखो तो कब लिखा है ये, 1895। याद रखने का तरीका, हम एस से हमेशा 5 बनाते हैं, बिकॉज एस ऐसे बनता है ना, इसीलिए हम इसे 5 बनाते हैं। तो याद रखने के लिए कि 1895 में हमारे पास ये किताब आया था, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वेबर, वेबर का किताब है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसका भी एक हिस्ट्री है, बिकॉज आई एम ना क्रिटिकल थिंकर, रैशनल, वेबर और हैबरमास दोनों को मैं कॉम्बिनेशन समझती हूँ अपनी अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने आप को, कि मैं दोनों को कॉम्बिनेशन हूँ। कैसे, बिकॉज वेबर रैशनल है और जो हमारे हैबरमास हैं वो क्रिटिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बुक को समझने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या है कि किताब इन्होंने इसी फॉर्म में लिखा होगा। एंड यहाँ पे जो मेंशन्ड है इस किताब में बहुत ही शानदार है, क्या कि रिलीजन जो है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। रिलीजन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है, कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस बिलीफ। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास क्रिश्चियन रिलीजन था ना, धर्म था, क्रिश्चियन धर्म था, तो उसके दो पार्ट हो गए, कैथोलिक और दिस प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक वाले हो गए, प्रोटेस्टेंट वाले हो गए, ठीक है। अब जो कैथोलिक वाले हैं बोले हम तो क्रिश्चियन रिलीजन को एज इट इज मानेंगे, कि जो बोल रहे हैं वही हम फॉलो करेंगे, कोई पैसा पूसा नहीं हमने कमाना, हम साधु बाबा बन जाएंगे, प्रेयर्स करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे, सिंपल बात। प्रोटेस्टेंट वाले बोले नहीं, हम ना अमीर बनेंगे, हम रिच बनेंगे, बट हाँ हम प्रेयर्स भी करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि 5 दिन मौज मस्ती, 5 दिन काम करो, एक दिन पैसा उड़ा लो और एक दिन भक्ति भाव रख लो, ठीक है। तो 5 दिन ये काम करते हैं, एक दिन मस्ती करते हैं, एक दिन प्रेयर्स पे जाते हैं, संडे संडे है ना, हम देखते हैं कि हर एतवार को भीड़ लगी होती है चर्च के अंदर। सॉरी, ज्यादा ही तेज हो गया मेरी स्पीड। तो 5 दिन जॉब करेंगे, एक दिन मस्ती और एक दिन प्रेयर्स करेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोटेस्टेंट वालों का। तो जो प्रोटेस्टेंट वालों के एथिक्स थे ना, वही हमें, उनकी आत्मा जो है हमें कैपिटलिज्म वालों में देखने को मिली है, ये बात बोले हैं वेबर। आप देखो अंबानी, अंडानी, है ना, तो अंबानी इतना सारा पैसा कमाता है, फिर भी वो धर्म को फॉलो करता है, उसके घर में रिचुअल्स और पूजा पाठ होते रहते हैं, पैसा भी कमाना है, बिजनेस भी करना है, बट भक्ति भाव भी रखना है। तो वही चीजें ये बोल रहे हैं जो प्रोटेस्टेंट के एथिक्स थे, कि हम पैसा भी कमाएंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, और वही जो उनके एथिक्स हैं, उनकी जो आत्माएं हैं, हमें वो कैपिटलिज्म में जो पूंजीपति हैं, जो हमें आजकल पूंजीपति देखने को मिलते हैं, उनमें देखने को मिली है। और अगर आप पारसी लोगों को देखोगे, जहां से चीजें हमें देखने को मिली हैं, पारसी लोग वो इसी को फॉलो करते हैं कि वो पैसा भी कमाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और प्रेयर्स भी करते हैं। दिस इज टालकट पार्सन इन 1937, ठीक है। तो इन्होंने किताब लिखा द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोशल एक्शन, कि जो हमारे एक्शन हैं वो कैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और जो हमारे पास टालकट पार्सन है, ये फाउंडर हैं, या फादर बोल सकते हैं, या डेवलपर हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के। हालांकि फंक्शनलिज्म देने वाले स्पेंसर हैं, स्ट्रक्चर को देने वाले भी हमारे स्पेंसर हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बात करने वाले दरखिम भी हैं, मेलिनोवस्की भी हैं, मर्टन भी हैं, बट इसको प्रॉपरली डेवलप करना, इसको प्रॉपरली थ्योरी वाइज लेकर चलना, उसके चीजों को प्रॉपरली मेंशन करना, वो टालकट पार्सन ने करा। दैट्स वाई हम ये मानते हैं कि टालकट पार्सन फादर हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के। जो क्वेश्चन आया हुआ था आपको पेपर में, नेट वाले में है ये, ठीक है।
कब दिया है? 1937 में दिया है, ठीक है। एक इनकी किताब है सोशल एक्शन करके, सोशल एक्शन, वो है 1951, S5A1, ठीक है। अब आप बोलो कि मैडम सोशल एक्शन तो वेबर ने भी दिए हैं, तो फिर टालकट पार्सन का क्या? वेबर ने सोशल एक्शन कॉन्सेप्ट दिया है, टालकट पार्सन ने किताब दिया है, ठीक है। चलो, इनके भी 3 एक्शन है, वो आगे पढ़ेंगे जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक इतना ठीक है आपके लिए। देन हमारे पास है ऑगस्टे काम्टे, है ना। तो ऑगस्टे काम्टे जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास फादर कहलाते हैं सोशियोलॉजी के, ठीक है। और 1838 कह लो, 1839 कह लो, कोई भी हमारे पास एक जो ईयर है वो आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने इसको कॉइन किया था सोशियोलॉजी को, ठीक है जी। एंड इनका मानना था कि जैसे हम नेचुरल लॉ, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका हम स्टडी करते हैं ना, तो वैसा ही हमने सोशियोलॉजी का स्टडी करना है कि जो हमें दिख रहा है उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है, सब्जेक्टिवली नहीं, ऑब्जेक्टिवली। अब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। आप मेरे को आज पहली बार मिले हो, जो भी आप मेरे लिए जजमेंट करोगे, जो मेरे लिए कुछ बात दिमाग में रखोगे, दिस इज ऑब्जेक्टिव, नेचुरल है ना, और न्यूट्रल है, अनबाइस्ड है। बट आफ्टर 1 मंथ जब आप मेरे से पूरे जुड़ जाओगे, मेरे को जान जाओगे कि मेरा क्या है फिलॉसफी, मेरा नेचर कैसा है, देन आप जो मेरे बारे में बोलोगे वो सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि देन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, आपका जो न्यूट्रल जो चीजें हैं वो नहीं, आपका जो इमोशन है, इमोशनल है चीजें, वो बोलेंगी, ठीक है। उस लेवल, उस टाइम पे जाके अब आप ऑब्जेक्टिव होके मेरे बारे में बोलोगे, जो न्यूट्रल, जो को दिख रहा है एक दिन में, जो आपने मेरे को समझा सुना, वो बोलोगे आप, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव, बायस फ्री, इमोशनल फ्री, ठीक है। जो दिख रहा है वही आप बता रहे हो। दिस इज अ नेचुरल लॉस, ग्रेविटी इन इज अ लॉ ऑफ नेचर हो गया, है ना। तो इन्होंने हमारे पास क्या दिए हैं, कॉम्टे ने ये बोला कि आप सोशियोलॉजी का स्टडी ऐसे करो जैसे आप नेचुरल लॉज का करते हो, है ना। जैसे एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका करते हो वैसा करो, ठीक है। कुछ चेंज मत करो, ये बोला इन्होंने, ठीक है। एंड बाद में जब इसी चीज को फॉलो हमारे दरखेम ने भी करा। वेबर, दरखेम का उल्टा ना, क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव स्टडी करो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो बात दरखेम बोलेंगे वो वेबर नहीं बोलेंगे, जो वेबर बोलेंगे वो दरखेम नहीं बोलेंगे। अगर आपने दरखेम को एक मोटा सा समझ लिया कि ये क्या है, उसका उल्टा आप बना पाओगे कि ये वेबर ने बोला होगा, ठीक है। दिस इज, आगे देखो उन्होंने क्या दिया है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, मतलब हमारे ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। जब मैं मास्टर में थी तब मेरे कोविड में हुआ था मास्टर, मुझे नहीं पता ये क्या है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, मुझे नहीं उस टाइम पता था। बस हमने क्वेश्चंस लिख दिए थे, आंसर लिख दिए थे डिस्क्रिप्टिव में कि हाँ ये क्या होता है क्या नहीं होता है। बट जब मैंने नेट की प्रिपरेशन करी, खुद पढ़ाया, देन मुझे लगा पता कितना इजी टॉपिक है ये वाला, और मैं कितना हुआ बना के बैठी थी इस चीज को, ठीक है क्या। ऑगस्ट कॉम्टे एवोल्यूशनरी थ्योरी में आते हैं। एवोल्यूशनरी मैंने बताया था ना, यूनिट 3 का ये टॉपिक है एवोल्यूशनरी थ्योरीज। वहां हमें 5 थिंकर पढ़ने हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, दरखेम, मॉर्गन, टालकट पार्सन। इन 5 थिंकरों के अलावा आपको एवोल्यूशनरी थ्योरी से कुछ और नहीं आता, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, एवोल्यूशनरी थ्योरी, ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या उसमें है कि सोसाइटी का, हाँ जी बोलो। सॉरी मैंने आपको बीच में कट किया, बट मुझे ये बोलना था कि हम थोड़ा सा इंटरैक्ट करके पढ़ सकते हैं। रजे बट रिकॉर्डिंग होती है ना, तो फिर बाकी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है ना, दैट्स वाई। ओके हाँ, और पहले भी जो मैंने वो दरखाइम वाला आंसर दिया था वो इंटरैक्ट
उस आंसर दिया था, वो करेक्शन नहीं था। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पूरा मौका मिलेगा इंटरेक्शन करने का, क्लास से पहले और क्लास के बाद, नो वरी, ठीक है। हाँ, कोई चैलेंज नहीं है उसमें, ठीक है। सो इन्होंने हमारे पास लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था। अब एवोल्यूशनरी थ्योरी दिया, ठीक है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया, ये भी ठीक है। अब एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है? इसका मतलब है सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। कैसे हुआ? स्टेप बाय स्टेप हुआ है, ठीक है जी, मान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हुआ। अब इसका मतलब क्या कि सोसाइटी जो है ना वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर गई है। कि पहले हम सिंपल से थे, कोई इतना चोरी चकारी या कोई होशियारी नहीं था, अब बहुत हो चुका है, ठीक है। तो वो चीजें हैं कि पहले हम बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स जीते हैं। अब हम रियल को रियल मान लेते हैं। दिस इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे हाइपर रियलिटी के अंदर, इन ब्रोडिलार्ड का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो वो चीजें, तो दिस इज तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए हैं हमारे ऑगस्ट कॉम्टे ने। एंड यहाँ पे क्या है कि हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हुआ है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 3 चीजें, एवोल्यूशनरी, सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक क्लियर। अब वो 3 स्टेजेस क्या हैं, उसका ट्रिक क्या है, टी एम और पी, टी एम पी, ठीक है। अब टी से है थियोलॉजिकल, जहां पे लोग मानते हैं भूत प्रेत हैं, भगवान है ना, हमें सब लोग देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं हमें, जहां पे लोग रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हैं, ठीक है, कि भूत प्रेत हैं, भगवान होते, सबको कंट्रोल करते हैं, थियोलॉजिकल स्टेज। देन हमारे पास है मेटाफिजिकल स्टेज, भूत प्रेत भी हैं, भगवान भी हैं और साइंस भी है, जो हम आजकल के लोग जी रहे हैं ना इस दुनिया में, कि परमात्मा भी है बट लॉ ऑफ क्या बोल सकते हैं, नेचर भी है और ग्रेविटी भी है, मोशन भी है। दिस इज मेटाफिजिकल, साइंस प्लस रिलीजन को डिनोट करता है ये, ठीक है। पॉजिटिव स्टेज, जिसको हमारे ऑगस्ट कॉम्टे और हमारे दरखिंग दोनों मानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्टेज में क्या होगा, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट, लॉजिक और हम रैशनल हो जाते हैं और हम मानते हैं हर चीज साइंस है, हर चीज फैक्ट पे काम करती है। ये होता है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव जहां पे हम साइंटिफिक फैक्ट फिगर रैशनल होके अपनी चीजों को बोलते हैं। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस याद रखना, TMP, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। पहले में भूत प्रेत भगवान होते हैं, दूसरे में भूत प्रेत भी है, साइंस भी है। पॉजिटिव साइंटिफिक है प्रॉपर, कोई भूत प्रेत कोई भगवान कुछ नहीं, सब फैक्ट फिगर के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्होंने हमारे पास सबसे पहले क्या दिया, सोशो फिजिक्स दिया था, ठीक है जी। सबसे पहले सोशो फिजिक्स दिया था, बाद में इसको चोरी कर लिया गया, किसके द्वारा, हमारे पास एडलॉफ क्वटलेट के द्वारा चोरी कर लिया गया इस चीज को, ठीक है। बाद में फिर उन्होंने इस सब्जेक्ट का नाम रखा सोशियोलॉजी, जो कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर बना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि सोशियोलॉजी से पहले सोशियोलॉजी का नाम क्या था, सोशियोफिजिक्स, ठीक है। उसके बाद है डीबंकिंग साइंस, किसने कहा, ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला है। इसका मतलब है कि सोशियोलॉजिस्ट जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एट फेस वैल्यू, इंस्टेड दे डिग डीपर टू अंडरस्टैंड द ट्रू रीजन बिहाइंड सोशल बिहेवियर एंड आइडिया, ठीक है। कि जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है ना, वो सिर्फ चीजों को देख के उसका स्टडी ना करें, उसके पीछे के जो रीजंस हैं, आइडियाज हैं, बिहेवियर हैं, उनको भी जरूर देखें। दिस इज अ डीबंकिंग साइंस, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास है कि वाई डू वी सेलिब्रेट सर्टन फेस्टिवल, फॉलो सर्टन ट्रेडिशन, उसको समझना।
हम मैरिज को मानते हैं कि मैरिज एक पवित्र बंधन है, एक सैक्रेड फेस्टिवल है ना। बट क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, उसको देखना। हम कस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन बिल्ली का रास्ता काटना ही मैं मान लेती हूँ, हम उसको अशुभ मानते हैं, है ना, कि वो बहुत ही खराब होगा, अगर आप बिल्ली का रास्ता पार कर जाओगे तो अशुभ हो जाएगा। मेरा मानना है एज अ सोशियोलॉजिस्ट कि उसके पीछे का रीजन क्या था, कि क्यों बोला गया कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है। उसके पीछे के 2-3 साइंटिफिक चीजें हैं जो मुझे लगता है, ये कि जो बिल्ली की आंखें हैं रात को खास करके चमकती हैं, है ना, तो कोई सांड वगैरह है, कोई बैल है, जो कोई ऐसा बड़ा जानवर है, उस लाइट को देख के स्टिमुलेट हो सकता है, जो उसे देख के वो डर सकता है, जब भाग सकता है, जो उस पर अटैक करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम उस रास्ते को काट के आगे चले गए तो बिल्ली पीछे मुड़ के आ गई, जब उसकी आंखों से वो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, उस बड़े जानवर ने उस लगा कि हम ही हैं, तो हम पे अटैक हो सकता है जानवर का। इसीलिए वो लगा कि जब बिल्ली रास्ता काट के चली जाए, आपके सामने से गई हो, तो कृपया करके वो रास्ता पार ना करें, किसी और रास्ते से मूव कर जाएं। ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो सिर्फ फेस वैल्यू को ना देख के उसके पीछे की रीजन को भी जरूर देखें। दिस इज अ डीबंकिंग साइंस। ठीक है, देन हमारे पास है हाँ, एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ही लिया। पीटर बर्जर जो हैं, वो भी पीटर बर्जर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जो आते हैं फिनोमोलॉजिस्ट के अंदर। अब उसका मतलब क्या है, घटना विज्ञान। घटना विज्ञान का मतलब कि जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी हमारे पास घटनाएं घट रही हैं, फिनोमिनाज हो रहे हैं, उनके बारे में समझना। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल वाला, इनमें झड़प हो गई, मतलब टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि हो गया, आपको कॉल आया कि आप रचे कहाँ पे बैठे हो, आप बोलोगे है ना, मैं ना हाईवे पे हूँ, वहां ना एक्सीडेंट हो गया, एक बड़ी गाड़ी वाले ने, एक बड़े गाड़ी वाले ने एक बाइक वाले को टक्कर मार दिया है। तो ये जो आपने थॉट बना के उसको पिच करा कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, उसको बताया जो आपने, ये क्या है, आपने फैक्ट फिगर के बेस पे आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, और दूसरा आपको लोगों ने क्या सिखाया है, उसको देख के आप उनको बता रहे हो कि ये गाड़ी है, ये ट्रक नहीं है, ये बस नहीं है, ये गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल है, साइकिल नहीं है। वो चीजें जो आपने अपने दिमाग में रखी और रख के किसी को बताया, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ डीबंकिंग साइंस, कि आप चीजों को एज इट इज देख के नहीं, साइंटिफिकली फैक्ट फिगर के बेस पे उसे समझते हैं। ठीक है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड आर ऑफ्टन शेप्ड बाय सोसाइटी। जिसको हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ठीक है, दिस इज एंड नेक्स्ट थिंकर इज इमाइल दरखेम। पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो। आपको पीडीएफ अपलोड मैंने कर दिया है, अब मैं आपको वो उसमें लिस्ट कर दूँ कोर्स के अंदर, ताकि आपको वो दिख सके। पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, और पढ़ लेना। ठीक है, ओके जी। तो अब